नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साथ में सीखें पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2018 परीक्षा में आए हुए पर्यावरण खंड के प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देर किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में सही ऑप्शन के साथ ही साथ अन्य जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जाए, ताकि आपके एक साथ एक से अधिक प्रश्न तैयार हो सकें। तो इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। प्रश्न हम देखते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइड, लाइकोपिन और क्लोरोफिल। तो पौधे जो हैं वो क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। अब बाकी जो ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं कि उनका क्या उपयोग है। तो हमारे पास एक ऑप्शन में दिख रहा है कि एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन उन फलों में पाया जाता है जो गहरे लाल, बैंगनी या नीले रंग के होते हैं, और इसके उदाहरण हैं आपके चुकंदर, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, सहतूत, चेरी आदि फलों में एंथोसाइनिन पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कैरोटीनाइड। तो कैरोटीनाइड एक प्रकार का गुड फैट है जो कि पीले और नारंगी फलों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गाजर इत्यादि में भी कैरोटीनाइड पाया जाता है। अब बात आती है लाइकोपिन। तो लाइकोपिन जो है, लाइकोपिन टमाटर, खरबूज, अंगूर आदि को लाल या गुलाबी रंग देता है। तो बेसिकली ये जो चारों ऑप्शन हैं ये लवकों के ही प्रकार हैं। तो एंथोसाइनिन हमारा वे फल जो बैंगनी, लाल या नीले रंग के होते हैं, कैरोटीनाइड जो पीले रंग के फल हैं, और लाइकोपिन जो लाल या गुलाबी रंग के फल हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, और हमारे पास ऑप्शन दिया है इसके लिए एरोसॉल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि का लाभ और उपयुक्त सभी। देखिए ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो एरोसॉल कैन का उपयोग ये भी जिम्मेदार है, वनों को जलाना ये भी जिम्मेदार है, कृषि क्रियाकलाप जैसे कि पराली जलाना या अन्य जो कृषि अपशिष्ट है उनको जलाना, इसकी वजह से भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन में ये सहायक होते हैं। यानी कि इनसे धुआं उत्पन्न होता है और धुआं की वजह से पर्यावरण की वायु प्रदूषित होती। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि ये सभी कारक जिम्मेदार हैं पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? हमारे पास ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 कॉपर लीफ, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है कैडल नट ट्री और चौथा है सर्पगंधा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जेट्रोफा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो जेट्रोफा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जेट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि वाहन चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। और हमारे देश में पहला बायोडीजल संयंत्र जो है वो आंध्र प्रदेश के कांकीनाडा में लगाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यानी कि आपको एक पौधे को पहेली के रूप में एक तरह से कह लीजिए पूछ रहा है कि ये जड़ी बूटियों की रानी कही जाती है,
भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि तुलसी। तुलसी का हमारे भारत की एक तरह से कहिए कि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य पानी कहते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शन। तो आसूत जल, आसूत जल को बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, या और इसका उपयोग हम मेडिकल सेक्टर में करते हैं और बैटरियों में डालने के लिए करते हैं। आसूत जल पीने योग्य नहीं होता है, इसको आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। तो ये चीज़ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव हुआ था, या 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें है मेथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव के कारण हुई थी। और थोड़ा बहुत जान लेते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के बारे में और ये जो घटना हुई थी इसके बारे में। तो वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता था। इस गैस के रिसाव के कारण 2500 व्यक्ति मर गए थे और हजारों लोग लगभग प्रभावित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर और 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अब देख लेते हैं कि जो अन्य ऑप्शन है उन दिनांकों को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर के दिन पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, यानी कि PCD पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन एक ऑप्शन दे दिया है इसके बाद, यानी कि MS स्वामीनाथन क्या थे? तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, दूसरा है पत्रकार थे, तीसरा है कृषि वैज्ञानिक थे या चौथा है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो हम सभी जानते हैं कि MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है ना। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि MS स्वामीनाथन कौन थे और उन्होंने क्या किया था। तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? तो WII देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सोख लेते हैं। और अगर हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया को देखें तो इसके लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल 12H2O यानी कि जल के 12 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, ये जब सनलाइट है ना, सन
लाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो हरित लवक होता है उसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो ये क्या बनाते हैं, सॉरी, ये C6H12 और O6 और जल के 6 अणु बाहर चले जाते। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। मृतक भक्षी यानी कि ऑप्शन नंबर 2, मृतक भक्षी कहा जाता है इनको। शाक भक्षी हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कि आपका टिड्डा हो गया या अन्य छोटे छोटे जो जीव हैं वो शाक भक्षी हैं। मांस भक्षी जो आपके शेर हो गए, बाघ हो गए, यानी कि जो मांस से जीवित रहते हैं, तो ये मांस भक्षी हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कह रहा है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त भौम जल से हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है और जल विद्युत ऊर्जा हमें बांधों से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सोलर सेल के द्वारा हम इसका उपयोग कर पाते हैं और नाभिकीय ऊर्जा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके द्वारा हम इसका उपयोग कर पाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल जो हैं वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अब 16 घास स्थल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और 16 घास स्थलों को उष्णकटिबंधीय मोंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये रही 16 घास स्थल के बारे में जानकारी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। और इसके लिए ऑप्शन है कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो भारत में पेलिकल पक्षी कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम इन सभी जगहों पे प्रजनन करते हैं, अतः हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि मछली में किस तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है जिसको खाने से मीन माता रोग होता है। तो हमारा इसका सही जवाब है पारा, है ना, ऑप्शन नंबर 3। और अन्य ऑप्शन जो दिए हैं उनको देख लेते हैं कि कैडमियम। तो कैडमियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है। इसके लिए बीमारी होती है इटाई नाम से, इटाई। और दूसरी बात है कि आर्सेनिक, दूसरा ऑप्शन में हमारे पास आर्सेनिक। तो आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है। तो आर्सेनिक से बीमारी होती है काला पाव नाम की, काला पाम, है ना। और इसके वजह से चर्म रोग और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जान लेना चाहिए कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव यानी ऑप्शन नंबर 3 पे जो है वो सही होगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है। अब ओजोन परत के बारे में थोड़ी सी और अधिक जानकारी देखते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसको यूवी रेज कहा जाता है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, जिससे त्वचा का कैंसर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि
इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है मेहर चंद महाजन और चौथा ऑप्शन है एस.आर. दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हीरालाल जे कानिया और इनका पूरा नाम है सर हीरालाल जयकिशुन दास कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कि 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 थे। अब बाकी जो अन्य ऑप्शन में नाम है उनको भी देख लेते हैं। तो एम पतंजलि शास्त्री जो हैं वो भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे और मेहर चंद महाजन जो थे वो तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे और एस.आर. दास जो थे वो पाँचवें थे। तो 137 का हमारा ऑप्शन होगा एक और बाकी अन्य ऑप्शन के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन एक विलुप्ति के करीब जीव, दूसरा नदियों में प्रदूषण, तीसरा घटता भूगर्भ जल स्तर और चौथा वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्ति के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। और रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। और बाकी अब थोड़ा जो अन्य ऑप्शन है इनको भी देख लेते हैं। तो नदियों में प्रदूषण दूसरा ऑप्शन जो है, तो नदियों में प्रदूषण जो नापने का तकनीक है वो बीओडी है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से जल प्रदूषण की मात्रा को नापा जाता है। और जो घटता भूगर्भ जल स्तर है, तो जल स्तर को मापने के लिए हम पीजोमीटर का उपयोग करते हैं। और दूसरा है अगला ऑप्शन जो है वो है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है। और इसमें क्या होता है कि 8 अलग अलग तरह के वायु के जो एक तरह से वायु में जो प्रदूषक हैं उनकी मात्रा रहती है। तो ये रहा चारों ऑप्शन के बारे में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो रेखा शर्मा जी वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, जो कि 2021 से अब तक बनी हुई हैं। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, जबकि इनका नियुक्ति 18 यानी 2018 में हुआ था 3 साल के लिए, फिर उनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया, तो यानी 2021 से अब तक वो हैं। कुछ अन्य जो ऑप्शन हैं इनको देख लेते हैं। तो इसमें जो मालिनी भट्टाचार्य हैं, ऑप्शन नंबर एक मालिनी भट्टाचार्य जो कि CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेता हैं। रेखा शर्मा जी जो हैं वो तो आप जानते ही हैं। गिरिजा व्यास जो कि कांग्रेस की नेता हैं और कांग्रेस के शासनकाल 2013 से 14 के बीच में वो आवासीय व शहरी मामलों की मंत्री भी रह चुकी हैं, वो कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। यास्मीन अबरार की बात करें तो यास्मीन अबरार कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुकी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 9 में यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है भाग 9 में किए गए हैं। और इसके साथ ही इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में है। अब जो कुछ अन्य भाग जो दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। और भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में
राज्य से संबंधित चीज़ें हैं जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित हैं। और भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, इसके लिए ऑप्शन जो हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या संसद की शक्तियों से। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से, यानी कि 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। अब बात करते हैं जो कुछ अन्य ऑप्शन है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन में आता है। राष्ट्रपति की पदों का वर्णन अगर देखें तो 52 से 62 के बीच में किया गया है, अनुच्छेद 52 से 62 तक। और संसद की बात करें तो संसद का उल्लेख 79 अनुच्छेद में है, यानी कि 79वें अनुच्छेद में है संसद का वर्णन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से, यानी ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अब कुछ अन्य ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाने में उपयोग में लाई जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कान की सफाई करने में डॉक्टर यूज करते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। अब देख लेते हैं कि अन्य देशों से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। अमेरिका से मौलिक अधिकार और वित्तीय आपात और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अमेरिका से ली गई हैं। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन 1 है गृह मंत्रालय, दूसरा है भारत का निर्वाचन आयोग, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है लोकसभा का सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है शून्यकाल, दूसरा है सार्वजनिक काल, तीसरा है विशेषाधिकार काल और चौथा है प्रश्नकाल। तो इसका सही जवाब है प्रश्नकाल, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, जिसकी समय अवधि 1 घंटे होती है और टाइम इसका होता है 11 से 12 बजे के बीच में। और इसके जस्ट बाद शून्यकाल शुरू होता है जिसकी अवधि होती है 1 घंटे और वो चलता है 12 से 1 बजे तक। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पहला ऑप्शन है पानी का वितरण, दूसरा है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, तीसरा है वर्षा जल का जमाव और भंडारण और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि प्रश्न में नाम ही लिख दिया गया है वर्षा जल संग्रहण, तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या होगा? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? और ऑप्शन है हमारे पास बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क सही जवाब है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में ही
गैंडों को संरक्षित किया गया है। बाकी जो बांदीपुर हुआ, कार्बेट हुआ और गिर हुआ, ये बाघों और शेरों के लिए बनाए गए टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें बांदीपुर कर्नाटक में 1974 में बना हुआ और जिम कार्बेट उत्तराखंड में है और गिर नेशनल पार्क जो है 1965 में गुजरात में बनाया गया और जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो हमारा ऑप्शन है पहला उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता। तीसरा है अपघटक उपभोक्ता और उत्पादक। चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। तो हमारा सही जवाब होगा उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध पहले उत्पादक, फिर उसके बाद उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहती है और इसकी मात्रा पूरे वायुमंडल की वायु का 0.03% से लेकर के 0.04% तक होता है। इसके साथ ही यूपी टेट के 2018 में पर्यावरण से आए प्रश्नों की संख्या समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।